हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी एडोरा। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे आज आधुनिक भारतीय इतिहास का पहला चैप्टर जिसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन है। और हम लोग इसके सारे पहले नोट्स पढ़ेंगे, उसके बाद इसके सारे इस चैप्टर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। ठीक है, उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक है, कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगाली एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। और 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया था। ये डेट याद रखिएगा। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया था। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में, कहाँ पे, तो हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी नीति का प्रतिपादन किया था। ठीक है, आगे देखिए। अल्मीड़ा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया था। देखिए 1505 में अल्मीड़ा आया था, जबकि 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क गवर्नर बनकर आया। ठीक है, उसने 1510 ईस्वी में बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। ठीक है, इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो भाई पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो अल्फांसो द अल्बुकर्क को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिएगा। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक नीनो डी कुन्हा था। यह वर्ष 1529 से 1538 तक गवर्नर था। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डिमास लैंड, जो कि वर्तमान में तास्मानिया है, तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। ठीक है, पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कौन किया था, अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। देख लीजिएगा कहाँ पे कराया गया था और कब कराया गया था और किसके द्वारा कराया गया था। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर इसी लाइन में है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिएगा। नेक्स्ट लाइन है, अजीड्यू एवं कन्नौर में पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम कैसा है, देख लीजिएगा। पुर्तगीज पहले है, फिर डच है, फिर अंग्रेज है, फिर डेन है, फिर फ्रांसीसी है। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगीज आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए, फिर फ्रांसीसी आए थे। नेक्स्ट लाइन में है, भारत में, देखिए यहाँ पे, भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए तथा सबसे अंत में वर्ष 1961 में वापस गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले आए और सबसे बाद में वापस गए थे। ये वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वशालो ए सिल्वा 1958 से 61 तक वहां का गवर्नर जनरल था। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसे फेराइरा बोसा, ठीक है, ये था। ठीक है,
नेक्स्ट लाइन है, यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। ठीक है, पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री तथा 1505 ईस्वी में, देखिए कोचीन में सबसे पहली फैक्ट्री, फिर 1505 ईस्वी में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। उसके बाद देखिएगा, पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद है देखिए, 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। तो ये कौन किया था? तो 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने किया था। नेक्स्ट लाइन है देखिएगा, कासिम बाजार के फैक्ट्री के प्रमुख, देखिए कहाँ के, कासिम बाजार के फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती और अथवा सुतनौती, ये कलकत्ता का स्थल है, को चुना था। ठीक है, कोची 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। उसके बाद देखिएगा, 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने, कौन से दल ने? तो देखिएगा यहाँ पे एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल था, उसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की थी। ठीक है, दिसंबर, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लाइन है, दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने इसे पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर, जिसका समय पीरियड देखिए 1556 से 1605 ईस्वी था, ये बहुत बार का पूछा हुआ सवाल है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इस दौरान भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो ये स्थल मार्ग से आए थे, ये लोग समुद्री मार्ग से आए थे। तो लिवेंट कंपनी को कब स्थल मार्ग से व्यापार का अधिकार प्राप्त हुआ था, अधिकार पत्र? तो 1593 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, तो जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम कहाँ पे? 1611 में मछलीपट्टनम में अथवा मछलीपट्टनम में एक ये कारखाना जो था, ये अस्थायी कारखाना था। 1613 ईस्वी में, देखिएगा यहाँ से क्वेश्चंस बहुत फंसाते हैं, तो ध्यान से इस लाइन को पढ़िएगा भाई। देखिए 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। ठीक है, सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। थॉमस, ये याद रखिएगा भाई, डेट कब किया गया था, सूरत में फैक्ट्री कब ये लगाए थे। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए, थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। ठीक है, कहाँ के स्थान पर? तो स्वाली के स्थान पर थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को हरा दिया था। ठीक है, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बंबई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। बंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन साइड ने 1688 ईस्वी में बंबई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों को
घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप क्या हुआ देखिएगा यहाँ पे, फलस्वरूप उस समय औरंगजेब का शासन था, उसने देखिए फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया था। ठीक है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध देखिए 1746 से 48 ईस्वी के बीच हुआ था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। ठीक है। ग्रीक सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज एवं फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे बार बार पढ़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ठीक है। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में देखिएगा, कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडियार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। देखिए ए ला शापेल की संधि से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट लाइन देख लीजिएगा, तो किस संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था, तो ये याद रखिएगा ए ला शापेल की संधि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन है, डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था, देखिएगा भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन है, लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा, ठीक है, कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसकी स्थापना हुई थी, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। किस मंत्री के द्वारा? तो कॉलबर्ट द्वारा। ठीक है, जिसे कंपनी देश इन देश ओरिएंटल कहा गया। ठीक है, इस कंपनी का नाम क्या रखा गया? तो कंपनी देश इन देश ओरिएंटल। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरों के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। ठीक है, देखिएगा भाई 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना किए थे। उसके बाद मकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। तो पहली कहाँ पे? तो सूरत में। दूसरी कहाँ? तो मसूलीपट्टनम में। ठीक है, डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी। ठीक है मेरे भाई, डचों ने, देखिए डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। तो देखिए पूछ लेता है क्वेश्चन कि डचों की बंगाल में पहली कंपनी कौन सी थी और कहाँ थी? तो पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित की गई थी। याद रखिएगा ये लाइन। ठीक है, इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले आए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिनसुरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिनसुरा के डच किले को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जानते थे। ठीक है, यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। देखिए कहां से? बिहार से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के सवाल में हर बार ये लगभग पूछा ही जाता है।
अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। ठीक है, देखिए यहाँ पे है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है। देखिए कौन सबसे पहले आए, पुर्तगीज आए, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी, उसके बाद, जबकि इन कंपनियों की स्थापना के वर्ष निम्नानुसार है। देखिए इन कंपनियों का स्थापना कब किया गया था, तो ये देख लेते हैं। एस्तादो द इंडिया, ये पुर्तगीज कंपनी थी और इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी 1498 में। ठीक है, दूसरी कंपनी है वेरिंग द ओस्ट इंडीसे कंपनी, जिसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। 1602 में इसकी स्थापना हुई थी। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये इसकी स्थापना 1600 में हुई थी। ठीक है, डैन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी, जबकि कंपनी देसे इंदेसे ओरिएंटल्स की स्थापना 1664 में हुई थी। तो चलिए यहाँ पे नोट्स अपना खत्म हुआ, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन ही क्या है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था। तो कालीकट में किस वर्ष पे आया था मेरे भाई, 1498 में। आपको एक भी क्वेश्चन का उत्तर नहीं देखना पड़ेगा, आप खुद बता दीजिएगा ये नोट्स पढ़ने के बाद। देखिएगा सारा का सारा क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए तो 1498 में आया। एक बार फिर से इसका तथ्य पढ़ेंगे हम लोग, ताकि ये हमें याद ही हो जाए बिल्कुल। तो देखिए मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। ठीक है, कौन थे मध्यकाल में, तो पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। ठीक है, उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव, हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। ठीक है, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया था। ठीक है, 1505 में। फिर उसके बाद है व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में, किस सागर में, तो हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी नीति का प्रतिपादन किया था। तो यहां से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंफर्म हो गया होगा मेरे भाई। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है। निम्न में से कौन नीला जल योजना, जिसे ब्लू वाटर नीति कहा जाता है, से संबंधित है। तो कौन है भाई, तो द अल्मीड़ा है। ठीक है, द अल्मीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे, तो पुर्तगीज थे, पुर्तगाली थे। ठीक है, देखिए कितना बार आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ बता दूं मैं, वास्को डी गामा किस रास्ते से आया था, तो अफ्रीका में एक पड़ता है केप ऑफ गुड होप्स, केप ऑफ गुड होप्स के रास्ते ये केप ऑफ गुड होप्स की खोज किसने की थी, तो बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। कब किया था, तो 1488 में किया था। बार्थोलोमियो डियाज केप ऑफ गुड होप की खोज किया था। कब किया था, 1488 में। तो उसी रास्ते से ये आए थे वास्को डी गामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था। तो कौन हुआ था भाई, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में अल्मीड़ा हुआ था। ठीक है, 1505 में ये आया था भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आराम से क्वेश्चन करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था।
तो किसने किया था भाई? जमोरीन ने किया था। किसने? तो जमोरीन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए पुट से सही उत्तर को चुनिए। तो वास्को डी गामा, देखिए वास्को डी गामा कहाँ से आया था? तो ये पुर्तगाल का था। ठीक है, क्रिस्टोफो कोलंबस ये स्पेनिश थे। ठीक है, ये स्पेनिश थे। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था। तस्मान कहाँ का था? हॉलैंड का था। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन है। देखिए सॉल्यूशन में लिखा है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, ठीक है, ये पुर्तगाली यात्री थे वास्को डी गामा, भारत की मार्ग की खोज किए थे। स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, जबकि ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डिमस लैंड, जो वर्तमान में तस्मानिया है, तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। तो आप इसको आसानी से मिला लेंगे। देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जगह ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक कौन था भाई? तो अल्बुकर्क था। ठीक है, अल्बुकर्क था। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन पढ़ लीजिएगा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क, जो कि 1509 से 1515 ईस्वी तक भारत में था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ठीक है, गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए भाई, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है चुनना है। तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। नहीं जी, ये कब किया था? तो 1510 में किया गया था। देखिए यहाँ पे अभी ही बताया है, यहाँ पे एक बार फिर से आप पढ़िए। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो इस ये लाइन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी यही होगा। देखिए उसके बाद सारे के सारे सही होंगे। देखिए अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया, ये बिल्कुल सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। ठीक है, अंग्रेजी कंपनी ने उड़ीसा में बोला है। देखिए उड़ीसा में ये पहला कारखाना 1633 ईस्वी में लगाए थे। ठीक है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। ठीक है, तो फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो कहाँ किया था मेरे भाई? कोचीन में किया था। ठीक है, कोचीन में किया था। देखिए यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। पुर्तगालियों की भारत में प्रथम दुर्ग, जिसे भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी कहा जाता है, ठीक है, का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, ठीक है, इस समय वह गवर्नर नहीं था जब यह दुर्ग बना था, द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। ठीक है, कब कराया गया था? कोचीन में कराया गया था 1503 में। तो पुर्तगालियों का भारत में सबसे पहला दुर्ग कौन सा था, कहाँ था? तो कोचीन में था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किन यूरोपियों ने, देखिएगा यहाँ पे, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने किया था। देखिए, यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाजों से कर की वसूली की। ठीक है, टैक्स लगा दिए थे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप समझ गए, पुर्तगीज था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी, तो कौन सी थी? वो हुगली थी। ठीक है, हुगली। देखिए, इसका व्याख्या पढ़ लिया जाए। इसका व्याख्या क्या है? देखिए, 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। ठीक है, कौन ले लिया? तो हुगली ने ले लिया। चीन शूरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण कराया था। ये आप याद रखिएगा, चीन शूरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण कराया था। श्री रामपुर में डेनिशों का प्रमुख केंद्र था। कहाँ था? श्री रामपुर में डेनिशों का प्रमुख केंद्र था। तो चलिए उस क्वेश्चन को समझ लीजिए आप। वो क्वेश्चन क्या था? बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन थी? तो हुगली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पौंडीचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। बिल्कुल सही है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति कौन थे? पुर्तगाली थे। और पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। ये फ्रांसीसी नहीं होंगे, अंग्रेज थे। दूसरे यूरोपीय शक्ति अंग्रेज थी। ठीक है, तीसरे कौन थे? देखिए, तीसरा क्या स्टेटमेंट है, अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया था मेरे भाई। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। उस तो केवल 1 हो जाएगा उत्तर। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 1। देखिए यहाँ पे पढ़ लीजिए, यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है। तो देखिए क्या है, पौंडीचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। ठीक है, सबसे पहले अपना उपनिवेश पौंडीचेरी में कौन स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। ठीक है, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति डच थे। ठीक है, अंग्रेजों ने भी पौंडीचेरी पर 1700, देखिए भाई, दूसरी यूरोपीय शक्ति डच थे, यहाँ मैंने गलत बोल दिया है। तो फ्रांसीसी, देखिए यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी नहीं, यहाँ पे डच थे, मैंने अंग्रेज बोल दिया था। ये दूसरी शक्ति कौन थे? तो डच थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन है। देखिए, अंग्रेजों ने भी पौंडीचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के तहत इसे फ्रांस के सौंप दिया। ठीक है, फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल कथन एक सही है। देखिए, एक सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो कौन बनाया था भाई? पुर्तगाली बनाए थे। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। देखिए, पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है।
तो निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कौन था? जॉब चार्नक था। ठीक है, जॉब चार्नक था। देखिए, कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर शूतानती अथवा शूतनौती को चुना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है कलकत्ता किसने बसाया? वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, मैं बोला ना, ये ऐसा क्वेश्चन है जो सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बड़े से बड़े एग्जाम में, छोटे से छोटे एग्जाम में। तो कलकत्ता किसने बसाया था? तो जॉब चार्नक बसाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो कौन किया था? सबसे पहले अंग्रेज किए थे, उसके बाद डच किए थे। देखिए, अंग्रेज ना होने के कारण ऑप्शन में ये डच राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, तो भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में, देखिए 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, मैं बताया ही, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डच हो जाएगा। अंग्रेज रहते तो अंग्रेज हो जाता। देख लीजिए क्वेश्चन फिर से देख लीजिए एक बार। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो अंग्रेज किए थे, दूसरे नंबर पर डच किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? देखिए, आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। नहीं, ये नहीं था। ठीक है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। ये बिल्कुल सही है मेरे भाई, ये बिल्कुल सही है। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था, जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था भाई, ये भी गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट इसका वो व्याख्या पढ़ लीजिए। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में विलियम्स फोर्ट का निर्माण कराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज क्या था? ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी बिल्कुल था भाई। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उस उनके पास आधुनिक हथियार थे। ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। बिल्कुल सही है ये भी। तो उपयुक्त तीनों हो जाएगा। तीनों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। ठीक है, देखिए उपरोक्त तीनों कारण ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है कि 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो भाई किसको हुआ था? देखिए, इसमें लिवेंट कंपनी को हुआ था। ये स्थल मार्ग से आए थे 1593 ईस्वी में।
बाकी ये समुद्री मार्ग से आए थे, बट इनसे पहले लिवेंट कंपनी आई थी 1593 में। राइट आंसर लिवेंट कंपनी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1702 ईस्वी में न्यू कंपनी के साथ मिलकर यह नया नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाया, जो सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लिवेंट कंपनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो कौन था भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का? कब हुआ था? 1600 में हुआ था। और यहाँ पे शासन किसका था? बादशाह अकबर का शासन था। 1556 से 1605 तक इसका शासन काल है। तो राइट आंसर अकबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख लिया है, सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों के लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने का योजना तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक जिसका शासन काल था, भारत में शासन कर रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, कौन? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो जहांगीर के काल में। ठीक है, जहांगीर के काल में। देखिए जहांगीर के शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। ठीक है, अस्थायी कारखाना था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। भारत में, देखिए यहाँ भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ की थी भाई? सूरत में की थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसके साथ क्या लिखा हुआ है, कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक है, कौन? कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा। ठीक है, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार को निरंतरता को भंग किया तथा तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। ठीक है मेरे भाई, तो कहाँ कहाँ स्थापित किए सारा कुछ दे दिया हुआ है। पहली फैक्ट्री कहाँ लगाए थे? तो सूरत में 1613 ईस्वी में लगाए थे। अस्थाई फैक्ट्री ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। कहाँ पे की गई थी भाई? सूरत में। देखिए निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो कौन हराया था भाई? थॉमस वेस्ट। याद रखिएगा, थॉमस वेस्ट। हर एक लाइन से क्वेश्चंस
मिल जाएंगे भाई, ये सारे लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो किसने किया था? अंग्रेजों ने 1613 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ देखिए फिर से पढ़ लीजिए, जितने बार पढ़ेंगे उतना कंफ्यूजन दूर होगा और याद हो जाएगा सारा क्वेश्चन यहीं पे। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो कि अस्थायी कारखाना था। ठीक है, इन्होंने अपना प्रथम स्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। तो ये फ्रांसीसियों का भी आप याद रखिए, अंग्रेजों का भी याद रखिए 1613 में, और ये 1668 में सूरत में ही स्थापित किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो सूरत में मिली थी। देखिए कितना भर भर के क्वेश्चन आया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो कहाँ थी भाई? सूरत में थी। यहाँ पढ़ लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था, बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई थी। तो ये भी याद रखिएगा कि बाद में कहाँ स्थानांतरित हुई थी? तो बॉम्बे हुई थी। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था। ठीक है, पुर्तगालियों से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो किसको किया था? सर जॉन चाइल्ड को। क्यों किया था ये पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ के आए थे हम लोग, फिर से पढ़ लेंगे। बंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बंबई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। इसी पर औरंगजेब भड़क गया था, इसीलिए उसको यहाँ से भगाया था। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफी मांगनी पड़ी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो कौन सा था भाई? अंग्रेजों द्वारा, देखिए तत्कालीन कारण पूछा है, तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। ठीक है, यही तत्कालीन कारण था प्रथम कर्नाटक युद्ध का। देखिए यहाँ पे कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो कि 1746 से 48 ईस्वी के बीच में चला था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था, उसका विस्तार मात्र था। ठीक है, गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के, देखिए नाम याद रखिएगा, अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उपयोग करना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये देखिए एक्स ला चैपेल की संधि से अंत हुआ था। ठीक है, 1746 से 48 के बीच हुआ था ये युद्ध। अभी पढ़ के ऊपर से आए हैं हम लोग।
तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसमें पेरिस की संधि हुई थी। ठीक है, इसमें पेरिस की संधि हुई थी। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध एक अनिर्णायक युद्ध था। ठीक है, एक अनिर्णायक युद्ध था। और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं, देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध 1 की संधि से अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध एक अनिर्णायक युद्ध था। इसमें देखिए यहाँ पे द्वितीय कर्नाटक युद्ध में किसकी संधि हुई थी, तो पौंडीचेरी की संधि हुई थी। पौंडीचेरी की संधि, ये एक अनिर्णायक युद्ध था। ठीक है, प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो कौन था भाई? डुप्ले था वो। ठीक है, डुप्ले था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए डुप्ले था, राइट आंसर डुप्ले था। देखिए डुप्ले ने पहली बार वी हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जीवी मालेशन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वर बनाया और वह जो क्षमता उसने दर्शाई उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो फ्रांसीसी कहाँ लगाए थे भाई? सूरत में ये भी लगाए थे। कब लगाए थे? तो 1668 में लगाए थे। हाँ, 1668 में ही लगाए थे ये। ठीक है, चलिए देख लीजिए, यहाँ पढ़ लीजिए। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई जिसे कंपनी देश इंदेसी ओरिएंटल्स कहा गया। अभी तक तो ये आपको याद हो गया होगा पूरा का पूरा। देखिए फ्रांसीसी कंपनियों का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कारखानों की स्थापना की थी। ठीक है, तो 1668 में कब कहाँ गया था? सूरत में गया था, सबसे पहला कारखाना था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की संस्थापित हुई थी किसके काल में हुई थी? लुई 14वें के शासन काल में हुई थी। ये भी बहुत बार का पूछा हुआ सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो किसे माना जाता है भाई? कॉलबर्ट को माना जाता है। ठीक है, किसको? कॉलबर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो कौन सा किया था भाई? चिंसुरा और हुगली दोनों किया था। देखिए भाई, चिंसुरा बंगाल में, देखिए ये बंगाल में, कहां पे? बंगाल में। निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने, किसने? डचों ने स्थापित किया था? तो यहां पढ़ लीजिए। देखिए डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में, कहां पे? पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले आए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी से प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसुरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का प्रमुख केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिंसुरा हुगली के एक ग्राम के साथ
हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनी कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालाशोर, वारंगोर, जुगांदिया, फातवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। देखिए सारा नहीं याद करना है आपको, जितना क्वेश्चन में पूछा गया है उतना ही याद करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्लेस सक्षम सेनापति नहीं था। ये गलत बात है भाई। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, ये बिल्कुल सही है। अंग्रेजों की फौज क्या थी? बहुत शक्तिशाली थी। ये भी नहीं था पौंडीचेरी सामरिक केंद्र था, ऐसा कुछ नहीं था। चलिए देखिए यहाँ पे फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी, ठीक है। वाल्टियर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जनशक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था, ठीक है। दूसरी ओर अंग्रेज के पास एक शक्तिशाली सेना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो क्रम क्या था अपना? सबसे पहले पुर्तगीज, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेन, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे, ठीक है। तो 1 2 3 4 यही क्रम था, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम पुर्तगीज, डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेन, फिर फ्रांसीसी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए पौंडीचेरी पर किसका अधिकार था भाई? पौंडीचेरी पे तो पौंडीचेरी पर देखिए यहाँ पे पुर्तगीज का था, नहीं, पौंडीचेरी पर फ्रांसीसियों का, फ्रेंच का अधिकार था। गोवा पर किसका था? पुर्तगीज का था। ट्रांकेबार का किस पर था? डच लोग का था। देखिए यहाँ पे मिलाया हुआ है, पौंडीचेरी फ्रेंचों के अधिकार में था, ठीक है। पुर्तगीज के अधिकार में गोवा था, डेनिश के अधिकार में ट्रांकेबार था, डच के अधिकार में सांद्रास था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मिलाइए यहाँ पे, यहीं पे है ना, कौन सा उत्तर हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था, ठीक है। ये याद रखिएगा भाई कि डेनिशों का ट्रानेकेबार था और डच का शांद्रास था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो वो कहां से होता था? तो बिहार से होता था, ठीक है। यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? तो बिहार था, ठीक है। अंग्रेजी शासन काल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में कौन आए थे भाई? तो फ्रांसीसी आए थे, हाँ फ्रांसीसी आए थे, ठीक है। 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली, 1605 ईस्वी में डच, 1608 ईस्वी में अंग्रेज,
1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। इस प्रकार उपयुक्त विकल्प में भारत आने वाले व्यापारियों में सबसे अंत में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो डचों ने कहाँ पे किया था? तो नागपट्टनम, चिंचुरा, मछलीपट्टनम। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है? कोचीन, अहमदाबाद, पटना, उपरोक्त सभी। तो ये सारे जगह पे किए हैं। देखिए नागपट्टनम में भी किया है, चिंचुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, सारे जगह किया है। देखिए कब कब किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। भारत में डचों द्वारा स्थापित व्यापारिक केंद्र नागपट्टनम 1648 ईस्वी में यहाँ पे अपना केंद्र बनाया था। सूरत में 1618 में, जबकि कोचीन में 1663 ईस्वी में, चिंचुरा में 1653 में, भरूच में 1619 में, अहमदाबाद में 1619 से, मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में, आगरा में 1621 और पटना में 1638 ईस्वी में। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ किए थे? तो सूरत में, देख लीजिएगा 1618 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती अंग्रेजों की भारत की देन थी। ठीक है, अंग्रेजों की भारत की देन, इनमें से कुछ भी नहीं था। ठीक है, इनमें से कोई भी चीज नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी इंपॉर्टेंट था। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व हो चुका था। कौन किया था? तो शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। ठीक है, दूसरा लाइन है, भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती किसकी देन थी? तो पुर्तगालियों की देन थी। और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। ठीक है, अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत की कोई देन नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाई, यहाँ से याद क्या रखना है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट और ये लास्ट है। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो ये जीबी मैकाले ने बोला था। ठीक है, जीबी मैकाले। देखिए लॉर्ड मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिक कवि तथा इतिहासकार था। ठीक है, 1834 से 1838 ईस्वी तक वो भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। किसने? लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य दर्शन तथा विज्ञान वर्ग भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत हो। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर अपना फिनिश होता है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।